शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। दिन चढ़ गया था। बारिश मध्यम होते होते रुक गई थी। नूरबानो भी बेदार हो गई। हमने उसे भी तसल्ली दी कि खतरनाक जंगल खत्म हो गए हैं, आगे कोई ना कोई इंसानी बस्ती जरूर होगी जहां से हमें बेंगलोर के लिए सवारी मिल जाएगी। वो सब्र शुक्र करने वाली औरत थी, खामोश बैठी रही। जब बारिश बिल्कुल रुक गई तो हम खंडर से निकले और मगरिब की तरफ एक पगडंडी पर चल पड़े। हम कोई 1 घंटा चलते रहे। जंगलात का घनापन खत्म हो गया था। कहीं कहीं खेत नजर आने लगे थे जो इंसानी आबादी की अलामत थे। फिर एक छोटा सा गाँव आया जिसके मकानों और नस्वारी रंग की टीन की छतें दूर से नजर आ रही थी। गांव हमारे यहाँ के देहात जैसा नहीं था। टीन की छतों वाले टूटे फूटे मकान थे जिनके बरामदों में बच्चे खेल रहे थे। ये काले काले बच्चे थे जिनके सरों पर बालों की बोदियां थीं और कमर के गिर्द स्याह धागे बंधे हुए थे। 2-3 बूढ़ी औरतें सहनों में बैठी नारियल की रस्सियां बट रही थीं। एक कमजोर सा स्याह फाम बूढ़ा करीब ही बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था। हमें देखकर उसने हुक्का एक तरफ रख दिया। मैंने उसे पूछा कि वहां से बेंगलोर शहर किस तरफ है। आंध्र प्रदेश पर चूंकि दक्कन के मुसलमान निजाम की हुकूमत रही थी, इसलिए यहाँ पर उर्दू बोली और समझी जाती थी। तमिलनाडु के लोगों की निस्बत आंध्र प्रदेश के लोग हिंदी नुमा उर्दू बोल भी लेते थे और समझ भी लेते थे। बूढ़े ने तेलुगु लहजे और शिकस्ता हिंदी नुमा उर्दू में बताया कि आगे कृष्णा नदी है, उस नदी के पार मंडियाल घाट नाम का कस्बा है, वहाँ से हमें आगे जाने के लिए सवारी मिल जाएगी। उसने बताया कि बेंगलोर शहर वहाँ से 100-125 कोस के फासले पर है। इसका मतलब था कि हम असल रास्ते से काफी दूर निकल आए थे, क्योंकि आलमगीर ने हमें बताया था कि गंधारी कबीले के गांव वाला जंगल बेंगलोर से 60-70 किलोमीटर के फासले पर है। देहाती औरतें नूरबानो के सफेद रंग रूप को हैरानी और दिलचस्पी से देखती रहीं। जब उन्हें मालूम हुआ कि हम जंगल में रास्ता भूल गए थे और हमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, तो औरतों ने उस वक्त हमारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया। हमें एक झोंपड़ी के सहन में बिठा दिया गया। फिर हमारे आगे केले के चौड़े पत्तों का दस्तरखान बिछा दिया गया। हमने बड़े मजे से नमकीन चावल बैंगन की मिर्चों वाली सब्जी के साथ खाए। उसके बाद पानी पिया और खुदा का शुक्र अदा किया। जाती दफा हमने उन मेहमान नवाज देहातियों को कुछ रुपए देने चाहे जो उन्होंने न लिए, और कहा कि मेहमानों की खातिरदारी हमारा फर्ज है। हमने अपना फर्ज अदा किया है। हम उनको खुदा हाफिज कहकर आगे रवाना हो गए। हमने थर्मस पानी से भर लिया था। आगे आबादी शुरू होने की तवक्को थी, इसलिए राशन पानी डालने की जरूरत नहीं थी। हम खेतों में चलते चले गए। उसके बाद दरिया आ गया। ये लोग दरिया को नदी कहकर पुकारते हैं, लेकिन कृष्णा दरिया ज्यादा चौड़ा नहीं था। उस इलाके में कृष्णा और कावेरी 2 दरिया गुजरते हैं। दरिया के किनारे एक घाट बना हुआ था जहाँ से बड़ी कश्ती में मुसाफिरों को दरिया पार करवाया जाता था। हमने भी कश्ती में बैठकर दरिया पार किया। दरिया की दूसरी तरफ कुछ फासले पर ताड़ी के छतरियों वाले ऊंचे ऊंचे खंभों जैसे दरख्तों की कतार के नीचे एक गांव आबाद था। ये काफी बड़ा गांव था। एक कश्तीबान से पूछा कि इस गांव का नाम क्या है। उसने कहा इसका नाम मंडियाल घाट है। हम ठीक रास्ते पर जा रहे थे। मंडियाल घाट से हम एक बैलगाड़ी में सवार होकर 20 मील के फासले पर एक बड़े कस्बे में आ गए। मैं उस कस्बे का नाम भूल गया हूँ। इतना याद है कि वहाँ इमली के बड़े बड़े दरख्त थे और गांव के बाजार में ताड़ी की दुकानें थीं, जिनके बाहर बैठे मेहनत मजदूरी करने वाले लोग ताड़ी पी रहे थे और तेलुगु जबान में तेज तेज बातें कर रहे थे। यहाँ एक लारी अड्डा था। किसी ने बताया कि वहाँ से 2 मील के फासले पर रेलवे स्टेशन भी है, जहाँ से बेंगलोर, अहमदाबाद, नागपुर की तरफ गाड़ियाँ आती जाती हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशखबरी थी। हम एक बैलगाड़ी में बैठकर स्टेशन पहुंच गए। इन इलाकों में बैलगाड़ियाँ बहुत चलती हैं जो मुसाफिरों को एक गाँव से दूसरे गाँव में ले जाती हैं। मैंने तो मद्रास में भी बैलगाड़ियाँ देखी थी जिनके आगे 2 बैल जुते हुए थे और छत सुरंग की तरह बनी हुई थी। मैं एक बार मद्रास शहर में ऐसी ही बैलगाड़ी में बैठकर नागपुर तक गया था, जो मद्रास का दूसरा बड़ा रेलवे स्टेशन है। बहरहाल स्टेशन पर आकर हमने इत्मीनान का सांस लिया। मालूम हुआ कि बेंगलोर जाने वाली गाड़ी दोपहर के बाद मिलेगी। हम दोपहर तक छोटे से स्टेशन पर ही बैठे रहे। लोग हमारी शॉर्ट गनों को हैरानी से देखते। हमने स्टेशन मास्टर को बताया था कि हम जंगल में शिकार खेलने गए थे। मौसम खराब था, इसलिए वापस बेंगलोर जा रहे हैं। वहाँ कोई पुलिस का सिपाही नहीं था, वरना अगर वो हमारी शॉर्ट गन्स के लाइसेंस मांगता तो बड़ी मुश्किल पेश आ सकती थी, क्योंकि हमारी जेबों में दस्ती बम भी थे।
प्लेटफॉर्म पर हमने दोपहर का खाना भी खाया। हमारे कपड़ों की हालत बहुत खस्ता थी, मगर हमारे पास बदलने के लिए दूसरे कपड़े नहीं थे। यही सोच रखा था कि बेंगलोर पहुंचने पर ही लिबास तब्दील करेंगे। दोपहर के बाद बेंगलोर जाने वाली ट्रेन आ गई। हम उसमें सवार हो गए। आसमान पर बादल थे, बारिश रुकी हुई थी, हब्स नहीं था, हवा चल रही थी, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया था। गाड़ी ने हमें 3 घंटे के सफर के बाद बेंगलोर पहुंचाया। उस वक्त शाम हो रही थी। हमने टैक्सी पकड़ी और सीधा अपने मुजाहिद आलमगीर के मकान पर आ गए। वो हमें मकान पर ही मिल गया। हमारे साथ नूर बानो को देखकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वो समझ गया कि यही वो कश्मीरी लड़की है जिसको जंगलियों की हलाकत खेज कैद से निकालने हम गए थे। मैंने आलमगीर से कहा, आलमगीर भाई, हमारा मिशन कामयाब रहा। अगरचे बहुत मुश्किलें रास्ते में आई, लेकिन हम अपनी बहन नूर बानो को साथ लाने में कामयाब हो गए। आलमगीर ने नूर बानो के सर पर हाथ रख कर कहा, खुदा का शुक्र है कि हमारी बहन हमें वापस मिल गई। तुम लोग साथ वाले कमरे में आ जाओ। उसने नूर बानो से कहा, नूर बहन, इस घर में कोई औरत नहीं है, लेकिन कुछ जनाना सूती साड़ियां सामने वाले ट्रंक में जरूर पड़ी हैं। क्या तुम साड़ी बांध लेती हो? नूर बानो ने आहिस्ता से कहा, कोशिश करूंगी। आलमगीर ने कहा, वो सामने गुस्ल खाना है, हम साथ वाले कमरे में बैठे हैं। हम दूसरे कमरे में आ गए। हमने आलमगीर को अपने मिशन की पूरी दास्तान सुनाई और दस्ती बम और शॉर्ट गन्स उसके हवाले करते हुए कहा कि खुदा ने हमें इस मिशन में कामयाबी अता की है, वरना हमारे जिंदा वापस आने के इम्कानात बहुत कम थे। आलमगीर ने पूछा, अब तुम लोगों का आगे क्या प्रोग्राम है? मेरा मतलब है कि तुम लोग नूर बानो को लेकर श्रीनगर किस रोज रवाना होना पसंद करोगे? शिरबाज ने कहा, बरादर अजीज, हम अभी बेंगलोर में ही ठहरेंगे। आलमगीर ने कुछ ताज्जुब से पूछा, क्या कोई खास काम है यहाँ? शिरबाज बोला, हाँ, बड़ा अहम काम है। हमें कर्नल वाडिकर से अपनी कश्मीरी बहन के अगवा और उसे मौत के हवाले करने का बदला लेना है। शिरबाज ने मुझे इस बारे में पहले ही बता दिया था। आलमगीर हमारी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, उस जालिम मरहट्टा कर्नल से अपनी बेइज्जती का बदला लिए बगैर हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। उसने न सिर्फ ये कि नूर बानो को अगवा करवाया, बल्कि उसे श्रीनगर से निकाल कर बेंगलोर ले आया और जहाँ उसने अपने आदमियों के जरिए उन वहशी जंगलियों के हवाले कर दिया जो लोग नूर बानो को अपने देवता पर कुर्बान करने की तैयारियां कर रहे थे। एक तरह से तो कर्नल वाडिकर ने नूर बानो को मौत के हवाले कर दिया था। मैंने शिरबाज खान की बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर हम अपने आप को मौत के मुंह में डालकर नूर बानो की जान बचाने वहशी जंगलियों की बस्ती में न पहुंचते तो नूर बानो की लाश भी न मिलती। हम कर्नल वाडिकर से कश्मीर की बेटी की बेइज्जती का इंतकाम लेकर मकबूजा भारतीय फौजियों को मुतनब्बे कर देना चाहते हैं कि अगर आइंदा किसी भारतीय फौजी ने ऐसी हरकत की तो उसका अंजाम भी वैसा ही इबरत अंगेज होगा जैसा कर्नल वाडिकर का हुआ है। आलमगीर बड़े गौर से हमारी बातें सुन रहा था। कहने लगा, इस मामले में मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये हमारे जिहाद का एक हिस्सा है। इस तरह कश्मीर पर काबिज भारतीय फौजियों को नसीहत हो जाएगी और मुमकिन है कि आइंदा उनमें से कोई फौजी जवान या अफसर कश्मीर की किसी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं करेगा। यही हमारा मकसद है और यही हमारा मिशन है। शिरबाज ने कहा, और कश्मीर की आजादी तक हमारा मिशन जारी रहेगा। आलमगीर ने पूछा, नूर बानो को श्रीनगर उसके घर कैसे पहुंचाया जाएगा? उसको उसके घर पहुंचाना बहुत जरूरी है। मैंने कहा, यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। यहाँ कोई दूसरा आदमी दिखाई नहीं देता जिस पर भरोसा किया जा सके। आलमगीर सोच में पड़ गया। कुछ देर इस मसले पर गौर करता रहा, फिर बोला, तुम ठीक कहते हो। मेरे पास 2 आदमी ऐसे हैं जिन पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन ये मामला नाजुक है। मुझे खुद ही नूर बानो को उसके ससुराल वालों के पास पहुंचाना होगा। तो फिर ऐसा है कि यहाँ से एक ट्रेन दिल्ली से होकर सीधी अमृतसर जाती है। ये बेंगलोर से दिन के 8:15 बजे चलती है। मैं कल ही नूर बानो को साथ लेकर निकल जाऊंगा। यहाँ वैसे भी इसका ज्यादा ठहरना मुनासिब नहीं। रात को हम खाना खाकर ऐसा सोए कि दूसरे दिन 7 बजे आलमगीर ने हमें जबरदस्ती जगाया। मालूम हुआ कि नूर बानो और आलमगीर श्रीनगर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। नूर बानो ने सादा सी सूती साड़ी पहन ली थी। आलमगीर के कहने पर उसने माथे पर हिंदी औरतों की तरह बिंदिया भी लगा ली थी। आलमगीर खद्दर के कांग्रेसी कुर्ते पाजामे में था। कहने लगा, ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बेहद महफूज लिबास है। अगर रास्ते में कोई खतरे वाली सूरत हाल पैदा हो गई तो मैंने छोटा पिस्तौल कुर्ते के अंदर सदरी की जेब में छुपा रखा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी। जाने से पहले उसने मुझे और शिरबाज से कहा, तुम लोग इस दौरान मेरे जंगल वाले रेस्ट हाउस में ही रहोगे। मेरा तमिल मुलाजिम तुम्हें जीप में वहां पहुंचा देगा। जब तक मैं नूर बानो को उसके घर पहुंचाकर वापस नहीं आ जाता, तुम लोग रेस्ट हाउस में ही ठहरोगे। मैं वापस आकर खुद तुमसे टेलीफोन पर राब्ता पैदा करूंगा। वहां तुम्हें जिस चीज की जरूरत पड़े उस्मान बाबा को कह देना, वो सारा इंतजाम कर देगा। हम आलमगीर के मकान पर ही रहे। वो नूर बानो को लेकर रुखसत होने लगा था तो हमने नूर बानो के सर पर हाथ रखकर उसे दुआ दी। उसने भीगी हुई आंखों से हमारा शुक्रिया अदा किया और आलमगीर के साथ मकान से निकल गई। बाहर आलमगीर की जीप मौजूद थी। ड्राइवर पहले से तैयार बैठा हुआ था। जीप नूर बानो को लेकर बेंगलोर के रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हुई तो हमने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया कि उसने हमें इस नाजुक और अहम तरीन मिशन में कामयाबी और कामरानी अता की। 1 घंटे के बाद ड्राइवर जीप लेकर वापस आ गया। उसने बताया कि बाबूजी बहन जी को लेकर ट्रेन में बैठ गए थे और ट्रेन चल पड़ी तो मैं प्लेटफॉर्म से वापस
वापस आया था। हमने उससे कहा कि हम दोपहर के बाद रेस्ट हाउस रवाना होंगे। उसके बाद हम फिर सो गए। कोई 1 बजे उठे, उठकर गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए, खाना खाया और कुछ देर आराम करने के बाद ड्राइवर से कहा कि हमें रेस्ट हाउस पहुंचा दे। ड्राइवर ने जीप का तेल पानी चेक किया और हमें लेकर आलमगीर के जंगल वाले रेस्ट हाउस की जानिब रवाना हो गया। रेस्ट हाउस में उस्मान बाबा ने हमारा खैर मकदम किया। हमने जब उसे बताया कि हमारा मिशन कामयाब रहा तो वो बहुत खुश हुआ। इससे ज्यादा हमने उसे कुछ न बताया और न ये बताया कि हम एक और खास मिशन पर जा रहे हैं। अगरचे इसे मालूम था कि हमारा मिशन क्या है, लेकिन वो आदमी आलमगीर का पुराना मुलाजिम था और पाकिस्तान से मोहब्बत करता था और कश्मीरियों की जिद्दोजहद आजादी का जबरदस्त बही खा था। रेस्ट हाउस में हम दोनों यानी मैं और शेरबाज खान अकेले थे। हम रात को खूब गहरी नींद सोते, दिन के वक्त थोड़ी देर टहलने के लिए रेस्ट हाउस के पीछे निकल जाते, शाम की चाय इकट्ठे पीते, यही दुआ करते कि आलमगीर नूरबानो को लेकर श्रीनगर खैरियत से पहुंच गया हो। वो हमें श्रीनगर से फोन भी नहीं कर सकता था। उसने कहा भी नहीं था कि मैं फोन करूंगा, क्योंकि फोन रास्ते में डिटेक्ट हो सकता था। शेरबाज कहने लगा, मुझे यकीन है कि आलमगीर श्रीनगर पहुंचने के बाद फोन पर इत्तला जरूर कर देगा और इशारों में हमें अपनी खैरियत से पहुंचने की इत्तला कर देगा। वो हमारा पुराना और तजुर्बाकार मुजाहिद है। शेरबाज का अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला। तीसरे दिन रात के 11 बजे टेलीफोन की घंटी बजी। उस वक्त हम जाग रहे थे और कर्नल वाडीगर से इंतकाम लेने की स्कीम पर गौर कर रहे थे। घंटी की आवाज सुनते ही शेरबाज ने कहा, ये आलमगीर के सिवा और कोई नहीं। उसने जल्दी से दौड़कर रिसीवर उठाया और हेलो कहा। दूसरी तरफ से आलमगीर ही था। मैं शेरबाज के चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे पर खुशी और इत्मीनान के असरात थे। फोन बंद करके उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मुबारक हो हैदर अली, नूरबानो अपने घर पहुंच गई है। मुझे वाकई बड़ी खुशी हुई। हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने हमें अपनी मुहिम में सुरखरू अता फरमाई। मैंने पूछा, ये खबर आलमगीर ने तुम्हें किस तरह बताई? शेरबाज मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, आलमगीर ने यही कहा कि तुम लोगों ने जो बेंगलोर की खास मिठाइयों का तोहफा दिया है वो मैंने शर्मा जी के घर पहुंचा दिया है। वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम दोनों मुस्कुराने लगे। आलमगीर ने खुफिया इशारों में बता दिया था कि नूरबानो को उसने उसके ससुराल वालों के यहाँ पहुंचा दिया है। बेंगलोर से श्रीनगर तक बड़ा लंबा सफर था। आलमगीर को 4 दिन लग गए। चौथे दिन रात को वो बेंगलोर वापस पहुंचा और उससे अगले दिन सुबह नाश्ते के वक्त रेस्ट हाउस में हमारे पास आ गया। कहने लगा, खुदा का शुक्र है कि नूरबानो खैरियत से पहुंच गई। रास्ते में किसी किस्म की परेशानी वाली बात नहीं हुई। उसके ससुराल वाले तो खुशी से खिल उठे। नूरबानो अपने ससुर और सास के गले लगकर रोने लगी। अल्लाह ने बड़ा करम किया कि वो अपने घर खैरियत से पहुंच गई थी। अब तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो? ये तो तुम बता चुके हो कि तुम मरहट्टा कर्नल से इस बेइज्जती का बदला लेना चाहते हो। इस मामले में मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन कर्नल वाडीकर हेडक्वार्टर में बैठा है। ये बड़ा शहर है, फौज की छावनी भी है। तुम लोगों के रास्ते में कई मुश्किलात और रुकावटें पैदा हो सकती हैं। शेरबाज ने कहा, हम तमाम मुश्किलात और रुकावटों को सामने रख कर ही ये फैसला कर रहे हैं। तुम हमें सिर्फ ये पता करवा दो कि कर्नल वाडीकर के रोज के मामूलात क्या हैं। वो दिन के वक्त किस वक्त मिलिट्री हेडक्वार्टर में आता है, उसकी रिहाइश किस जगह पर है, शाम के वक्त वो तफरी की गरज से कहाँ जाता है। जाहिर है उसकी बीवी लंदन गई हुई है, वो अकेला है और तफरी वगैरह के लिए किसी न किसी क्लब में जरूर जाता होगा। यह भी मालूम करना है कि उसकी रिहाइश गाह पर गार्ड्स की क्या पोजीशन है और जब वो घर से निकलता है तो क्या उस वक्त भी कोई फौजी बॉडीगार्ड उसके साथ होता है या नहीं। आलमगीर बड़े गौर से शेरबाज की बातें सुन रहा था। मैं भी पास बैठा था। जब शेरबाज खान ने अपनी बात खत्म की तो आलमगीर खिड़की में से बाहर के दरख्तों की तरफ देखने लगा। फिर शेरबाज खान से मुखातिब होकर बोला, मैं जानता हूँ आप लोग मुझसे ज्यादा तजुर्बाकार हैं, आप मैदान जंग में हैं, आप दुश्मन की फौजी कार्रवाइयों को बेहतर तौर पर समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे आपकी सलामती अजीज है और मैं आपको दुश्मन की साजिशों और उसकी ताकत के बारे में सही सूरत हाल बताना अपना फर्ज समझता हूँ। शेरबाज खान ने किसी कदर उकताहट से कहा, आलमगीर तुम कहना क्या चाहते हो? दरअसल शेरबाज खान एक हंगामा पसंद कमांडो था और ज्यादा गुफ्तगू करने और सुनने का आदी नहीं था। आलमगीर बोला, सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ इंडिया की फौजी हिकमत अमली और उसकी ताकत का मुकाबला आप मकबूजा कश्मीर से न करें तो बेहतर है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी खौफजदा हालत में है। वो हर रोज कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के हाथों मर रहे हैं, लेकिन यहाँ इंडियन फौज अपनी पूरी नफरी और ताकत के साथ मौजूद है। यहाँ कोई भी कमांडो एक्शन करते वक्त आपको उस पर 100 मरतबा सोचना चाहिए। शेरबाज खान ने फैसला करने के अंदाज में कहा, आलमगीर भाई आप इन बातों को भूल जाएं। मकबूजा कश्मीर में इंडिया अपनी पूरी फौजी ताकत के साथ कश्मीरियों को कुचलने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसे बुरी तरह नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा है। हम कमांडोज हैं। हमारा मिशन ही दुश्मन के मोर्चों में घुसकर उसके असलहे के जखीरों, गोला बारूद और जंगी साजो सामान को भग से उड़ाना है। जब हम दुश्मन के मोर्चों में घुस जाते हैं तो ये कभी नहीं सोचते कि दुश्मन कमजोर है या ताकतवर। उस वक्त हमारे सामने सिर्फ अल्लाह और रसूल का नाम और अपना मिशन होता है जिसके लिए हमने जान की बाजी लगाई होती है। तुम सिर्फ हमें वो मालूमात फराहम कर दो जिसका जिक्र मैंने तुमसे किया है, बाकी हम जाने हमारा काम। इतना मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि हम में से अगर कोई भी दुश्मन के हाथों पकड़ा गया तो हम मौत को खुशी से
तुमसे गले लगा लेंगे, लेकिन तुम्हारा नाम जबान पर नहीं आएगा। अब इसके बाद इस मौजू पर कोई बात करना बेकार है। आलमगीर ने कहा, ओके सर, ये सारी मालूमात आपको परसों इसी वक्त मिल जाएंगी। उसके बाद आलमगीर ने हमसे पूछा कि हमें वहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ तो नहीं। शेरबाज ने कहा, आलमगीर भाई, एक सच्चा कमांडो तकलीफ में भी खुश रहना जानता है, वैसे भी यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। आलमगीर थोड़ी देर हमारे पास बैठा रहा, फिर अपनी जीप में बैठकर एक दिन बाद आने का वादा करके चला गया। दूसरा दिन भी गुजर गया। तीसरे रोज आलमगीर दिन के 11 बजे आया। वो हस्बे मामूल अकेला था। उसने जीप रेस्ट हाउस के सामने दरख्तों में खड़ी की और हमारे पास आ गया। कहने लगा, आज मैं भी तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। फिर उसने उस्मान बाबा को आवाज देकर कहा कि वो जंगल से 3-4 मुर्गियां शिकार करके ले आए। उस्मान बाबा ने आवाज देकर जवाब दिया कि वो पहले ही 3 मुर्गियां शिकार करके ला चुका है। आलमगीर ने हल्का सा कहकहा लगाया और कहा, बहुत खूब, फिर उन्हें खूब भून कर तैयार करना। मुझे यहाँ रहकर तेज मसालों की आदत पड़ गई है। हम बरामदे में बैठे थे। उस्मान बाबा किचन में था। चूंकि कटाई का सीजन शुरू नहीं हुआ था, इसलिए दरख्तों के नीचे कोई मजदूर भी नहीं था। हम तीनों रेस्ट हाउस के बरामदे में तन्हा थे। शेरबाज ने बात शुरू करते हुए कहा, आलमगीर भाई, मुझे उम्मीद है तुम जरूर सारी बातें मालूम करके आओगे। आलमगीर मुस्कुराया, कहने लगा, ये कैसे हो सकता है कि आलमगीर किसी मुहिम पर निकले और फिर नाकाम वापस आए। उसके बाद आलमगीर ने हमें बताया कि कर्नल वाडिकर सुबह 9 बजे अपनी फौजी जीप में बैठकर हेडक्वार्टर जाता है। उसके साथ 2 फौजी गार्ड होते हैं, वो भी जीप में बैठे होते हैं। वाडिकर खुद जीप चलाता है। वो 1 बजे मिलिट्री हेडक्वार्टर के मेस में ही दोपहर का खाना खाता है और वहीं थोड़ी देर आराम करता है और फिर ठीक 5 बजे हेडक्वार्टर से निकल आता है। अगर कोई जरूरी मीटिंग हो तो वहीं रह जाता है। हेडक्वार्टर से वो सबसे पहले अपने बंगले पर आता है जो बेंगलोर छावनी में है। अगर शाम को उसके दोस्त वगैरह आ जाएं तो बंगले ही पर शराबो कबाब की महफिल गर्म हो जाती है। अगर दोस्त न आए तो वो ओल्ड हाउस क्लब में जाता है, जहाँ आधी रात को थोड़ी थोड़ी शराब पीता और ताश और बिलियर्ड वगैरह खेलता और दिल बहलाता रहता है। शेरबाज ने पूछा, क्या उसकी कोई औरत दोस्त नहीं है? आलमगीर ने कहा, मैं उसी तरफ आ रहा था। कर्नल वाडिकर की एक औरत से बड़ी देरीना दोस्ती है। ये औरत क्रिश्चियन है और बेवा है। अपनी बूढ़ी माँ के पास रहती है। उसकी कोई औलाद नहीं। घर में एक मर्द मुलाजिम है जो उधेड़ उम्र है। वो भी क्रिश्चियन है। वो खाना वगैरह भी पकाता है और रात को चौकीदारी भी करता है। क्रिश्चियन बेवा औरत की उम्र 35 साल है, मगर दिलकश है और खूबसूरत भी। उसके खामद ने 2-1 मकान छोड़े थे उसके नाम, जिसके माहाना किराए पर उनका गुजारा होता है। कर्नल वाडिकर ने भी उसका महीना लगा रखा है। इसके अलावा कर्नल वाडिकर की शहर में और कोई सोशल लाइफ नहीं है। वो और कहीं नहीं जाता। शेरबाज ने आलमगीर से कहा, उस क्रिश्चियन औरत का नाम क्या है और कर्नल वाडिकर उसके यहाँ किस रोज और किस वक्त जाता है? आलमगीर ने कहा, हफ्ते की रात को तो वो उस क्रिश्चियन औरत के यहाँ जरूर जाता है और कभी कभी रात भी वहीं गुजारता है। इसके अलावा किसी शाम को चला जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। उस औरत का नाम मैडम सूजी है। शेरबाज बोला, आलमगीर भाई, क्या तुम्हारा आदमी हमें मैडम सूजी का घर दिखा सकता है? वो बोला, क्यों नहीं, मैं वापस जाकर उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। वो तुम्हें साथ लेकर मकान दिखा देगा। ये आदमी भरोसे का है क्या? वो बोला, बिल्कुल, मेरा खास आदमी है और कश्मीर का ही रहने वाला है। मेरे साथ ही बेंगलोर आया था। वैसे तुम एहतियातन उसके सामने ज्यादा बात न करना। आलमगीर चला गया। तीसरे पहर एक खिले रंग वाला 30-32 साल का दराज कद कश्मीरी आया। ये आलमगीर का कश्मीरी मुलाजिम था और आलमगीर का खास भरोसे का आदमी था। उसने आकर हमें सलाम किया। कहने लगा, सर, मुझे आलमगीर साहब ने भेजा है कि आपको मैडम का घर दिखा दूं। शेरबाज ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला, अब्दुल्ला। शेरबाज ने कहा, ठीक है अब्दुल्ला, तुम बरामदे में थोड़ी देर बैठो, हम अभी चलते हैं। तुम आए कैसे हो? अब्दुल्ला ने कहा, सर, मैं बस में बैठ कर आया हूँ। बस सीधी आती है। यहाँ से हम भी एक बस में ही जाएंगे जहाँ मैडम सूजी का मकान है। उसके बिल्कुल सामने बस स्टॉप है। शेरबाज ने कहा, ठीक है, हम तैयार होकर आते हैं। हम ड्राइंग रूम में आकर तैयार होने लगे। मैंने शेरबाज से कहा, यह आदमी ठीक है ना? शेरबाज बोला, मैं कुछ नहीं कह सकता। आलमगीर बिल्कुल ठीक आदमी है और ये उसका खास बंदा है। जाहिर है ये भी ठीक होगा। वैसे उसके आगे हम कोई बात नहीं करेंगे। हमने पतलून बुशर्ट वगैरह पहनी और अब्दुल्ला के साथ रेस्ट हाउस से चल पड़े। उस रोज बेंगलोर का मौसम अजीबोगरीब था। आसमान पर कभी बादल आ जाते और कभी धूप निकल आती। हब्स इसलिए नहीं था कि हवा चल रही थी। बेंगलोर शहर के बाजार कुशादा और बारौनक थे। फुटपाथ पर दरख्त थे। इनमें कहीं कहीं संदल के दरख्त भी थे। ऐसे बाजारों में संदल की खुशबू फैली रहती थी। ऊंची ऊंची मॉडर्न बिल्डिंग्स थी। खूबसूरत सिनेमा घर थे। वो सब कुछ ही था जो किसी बड़े और मॉडर्न शहर में होता है। जंगल के रेस्ट हाउस से निकलकर हम एक छोटी सी सड़क पर गए थे, जिसने हमें एक चौराहे पर पहुंचा दिया। यहाँ से हमें शहर जाने वाली बस मिल गई। शहर के बस स्टॉप पर उतरकर अब्दुल्ला हमें दूसरे बस स्टॉप पर ले गया। कहने लगा, मैडम सूजी के घर की तरफ यहाँ से बस जाती है। बेंगलोर की बसें बम्बई की बसों की तरह थी। 2 मंजिला बसें भी अभी तक चल रही थी। एक बस आई। अब्दुल्ला ने उसका नंबर देखा और कहा, यही
बस है। हम बस में सवार हो गए। मैंने अब्दुल्ला से खास तौर पर कहा, हमें मैडम सूजी के घर से एक स्टॉप पीछे उतरना है, याद रखना। अब्दुल्ला ने कहा, ठीक है सर। बस बेंगलोर शहर के मुख्तलिफ बाजारों में से होती हुई एक बड़े जदीद किस्म के बाग के करीब से गुजरी, जिसके अंदर पार्क भी था और एक झील भी थी। झील में कश्तियां और मोटर बोट चल रही थी। बस शहर के ज्यादा आबाद इलाके से बाहर आकर एक सड़क पर मुड़ गई, जिसकी दोनों जानिब ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। इन दरख्तों में नारियल के दरख्त भी थे। अब्दुल्ला ने आहिस्ता से मेरी तरफ झुक कर कहा, सर हम तीसरे बस स्टॉप पर उतरेंगे। 2 स्टॉप छोड़कर हम तीसरे बस स्टॉप पर उतर गए। सड़क पर ट्रैफिक न होने के बराबर थी। हम तीनों फुटपाथ पर सामने की जानिब चले जा रहे थे। दोनों जानिब पुरानी किस्म की कोठियां थी, जिनके बरामदों के छज्जों पर बोगनवेलिया की बेलें लगी हुई थी। छोटे छोटे सहन थे जिनमें नारियल और कहीं नीम के दरख्त उगे हुए थे। अब्दुल्ला चलते चलते एक जगह रुक गया। उसने जेब से सिगरेट निकाला और उसे सुलगाते हुए कहने लगा, मेरी दाएं जानिब दूसरा क्वार्टर मैडम सूजी का है। मैंने और शेरबाज ने 3-4 कदम आगे जो क्वार्टर था उसको गौर से देखा। क्वार्टर में दाखिल होने के लिए लकड़ी का एक 3 फुट ऊंचा पुराना गेट था जो बंद था। हम आगे बढ़े। मैंने क्वार्टर के सामने से गुजरते हुए उसका पूरी तरह जायजा लिया। शेरबाज ने भी उसे नजर भर कर देखा और हम आगे निकल गए। अगले बस स्टॉप पर जाकर हम बेंच पर बैठ गए। अब्दुल्ला ने कहा, सर अगर आप कहें तो मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। शेरबाज ने कहा, नहीं अब्दुल्ला, अब दूसरी बार देखने की जरूरत नहीं है। हमने जो कुछ देखना था देख लिया है। मेरा ख्याल है कि अब हमें वापस चलना चाहिए। अब्दुल्ला ने कहा, सर वापस रेस्ट हाउस जाएंगे? शेरबाज ने कहा, रेस्ट हाउस नहीं, हम इस वक्त आलमगीर साहब के मकान पर जाएंगे। अब्दुल्ला बोला, ठीक है सर। अगले चौक में से एक बस आलमगीर साहब के मकान की तरफ जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।